अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल QS.pk में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करते हैं रेट एनालिसिस के मुतालिक। व्हाट इज़ रेट एनालिसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ रेट एनालिसिस, प्रोसीजर ऑफ रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस क्या होते हैं, रेट एनालिसिस की क्या अहमियत है और रेट एनालिसिस करने का तरीकाकार क्या है, मेथड क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले BOQ आइटम के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, ये वो आइटम है जिसमें रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के मतलब बात की गई है। डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है 3000 PSI और रेशो 1:4 है। इसका फिर आगे इसकी क्वांटिटी दी गई है और ये वो रेट था जो 675 पे रेट कोट किया गया है। अब देखते हैं कि भाई ये जो रेट कोट किया है जिस QS ने या QS इंजीनियर ने, उसने ये जो रेट बनाया है, ये इसका रेट एनालिसिस किया है तो उसने किन किन चीज़ों को सामने रखते हुए ये रेट बनाया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेट एनालिसिस के फॉर्मेट पे आ जाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये वो फॉर्मेट है जो कि हमने फॉर्मेट सीरीज़ के अंदर भी आपके साथ शेयर किया और जो मास्टर प्रोजेक्ट की रेट एनालिसिस वाली सीरीज़ चल रही है उसके अंदर भी हमने यही फॉर्मेट यूज़ करते हुए रेट एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर आपने रेट एनालिसिस वाली ये फॉर्मेट वगैरह सीखना तो आप उस सीरीज़ को ज़रूर देख लें। अच्छा, अब बात करते हैं। रेट एनालिसिस में बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें सामने रखी जाती हैं। एक मटीरियल, इक्विपमेंट यानी कौन कौन सी मशीनरी वगैरह यूज़ हो रही है, और तीसरी चीज़ है लेबर या आप इसको मैन पावर भी कह सकते हैं। 3 चीज़ें ये बुनियादी तौर पर हमारे रेट एनालिसिस की बेस होती हैं, जिसको बेस बनाकर हम रेट एनालिसिस करते हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे पहली चीज़ पर। मैंने ये देखें रीजन और इसके अंदर लिखा हुआ है, जो यूनिट लिखा हुआ है जिसके ऊपर मैं रेट एनालिसिस कर रहा हूँ, वो यूनिट है 100 CFT। अब हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि भाई रेट आखिर में एंड में जाकर हम रेट तो पर CFT कोड कर रहे हैं, या जैसे ये सिविल वर्क है इसके अंदर जो कंक्रीट का रेट कोड किया गया वो 675 पे पर CFT, एक CFT का रेट कोड किया गया है। तो फिर 100 CFT के ऊपर रेट एनालिसिस करने का क्या मकसद है, हम पहले पर CFT क्यों नहीं इसको करते। तो ये चीज़ समझना इंतहाई ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ आपके सामने एक इमेज आपके सामने शो करता हूँ। अच्छा, ये हमारे सामने एक कंक्रीट की स्लैब है, कनोपी टाइप है, ये स्लैब हो रही है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। अब देखें दोस्तों, ये स्लैब अब यूँ कह लें कि ये 10-20 फुट इस साइड पे है, 20 फुट इस साइड पे है, यानी आप इसको कह सकते हैं इसकी टोटल जो लेंथ है वो 40 फीट है। ठीक है, और चौड़ाई की बात हम कहते हैं ये 5 फीट है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अगर हम रेट एनालिसिस करते हैं एक CFT पे, यानी मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6, यानी हम कहते हैं कि ये तकरीबन 6 जो खाने ये 2 फुट बाई 1 फुट के बनते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको साइड पे साथ साथ वो बताता भी हूँ, थोड़ा सा हमें चीज़ों का अंदाज़ा भी हो जाए। जैसे मैं कहता हूँ जी 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा ये जो छत की जो थिकनेस है वो है जी 6 इंच, तो फीट में कन्वर्ट करके हो जाएगा 50। तो ये बन गया जी 1 CFT। दोस्तों ये बन गया 1 CFT। मैं इसके साथ CFT लिख देता हूँ। अच्छा, अब इतने हिस्से पे जो कंक्रीट आ रही है वो आ रही है 1 CFT। अगर हम करते हैं रेट एनालिसिस डायरेक्टली 1 CFT के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 फुट बाई 1 फुट का जो पीस है इस पर शटरिंग जो लगी है वो 2 SFT लगी है, शटरिंग लग रही है 2 SFT। ठीक है। अच्छा, अब देखें इस 1 CFT के ऊपर जब एनालिसिस कर रहे हैं तो शटरिंग हमारी 2 SFT सिर्फ मिलेगी, जबकि हमारी स्लैब के ऊपर ये साइड के ऊपर भी शटरिंग लग रही है सारी। अच्छा, अगर 20 फुट एक साइड है तो 20 फुट और 20 फुट 40 फीट, 5 फीट इधर से ऐड करें तो ये होगी 40 और ये हो गया जी 50। 50 में फिर 40 फीट ये जमा करें तो ये कितना बन गया, ये बन गया जी 90 फीट। ठीक है, जबकि हमारी साइड की शटरिंग हम कहते हैं साइड शटरिंग इक्वल टू 90 SFT, यानी हम ये कहते हैं ये फटा 1 फुट का। हम वैसे ये 6 इंच या 7 इंच का फटा नजर आ रहा है पर हम इसको 1 फुट कहते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब देखें साइड की शटरिंग 90 SFT लग रही है, 40 40 80 और 5 में ये 10 90 स्क्वायर फीट। अब हम बात करें अगर 1 CFT के ऊपर अगर हम कर रहे हैं तो उसमें तो सिर्फ 2 SFT शटरिंग लगी है, जबकि ये जो 90 SFT शटरिंग है, 90 स्क्वायर फीट की शटरिंग है, ये किस खाते में जाएगी। अब इसलिए जब हम 1 CFT पे करेंगे तो उसमें हमारा साइड की चीज़ें नहीं आती। जब हम करें अगर हम इसी को करते हैं 100 CFT पे, अब मैं अंदाज़ा करता हूँ पूरी कितनी बनेगी। अब ये बनेगी जैसे 40 मल्टीप्लाई बाय
5 फुट की विड्थ है इसकी, ये होगी जी 200 SFT इसका एरिया आ गया, स्लैब की बात कर रहा हूँ। अच्छा अब इसकी क्यूबिक फुट में बात करें तो 200 मल्टीप्लाई बाई 0.50 जी स्लैब की थिकनेस करें, अब बन गया 100 CFT। ठीक हो गया। अच्छा अब हम अगर करेंगे तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि मैं ये 100 CFT। अब इसके जब 100 शिफ्ट के पर हम एनालिसिस करेंगे, इसका मतलब ये साइड की जो 90 स्क्वायर फीट की शर्टिंग है इसका भी रेट के अंदर शामिल हो जाएगा। तो जब वो शामिल हो जाएगा, जब हम 100 CFT भी सारा करके साइड की शर्टिंग का भी रेट आ जाएगा, प्रोजेक्शन वगैरह भी सारी इसके अंदर आ जाएंगी, उस रेट को जब हम करेंगे पर CFT के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये साइड का वाला जो रेट होगा शर्टिंग का, ये सारा भी पर CFT के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसलिए ये बुनियादी वजह होती है जिसमें हम बड़े यूनिट पर हमेशा करते हैं, ताकि बड़े यूनिट के ऊपर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो कि हो सकता है स्लैब के एक हिस्से पर ना हो रही, दूसरे हिस्से पर वो चीज़ें हो रही हों। कॉलम की बात कर लें, जैसे मैं आपके सामने कॉलम की बात करता हूँ। अब कॉलम का हम रेट एनालिसिस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कुछ कॉलम 1 फुट बाई 1 फुट के हो गए, कुछ कॉलम 2 बाई 2 के, कुछ कॉलम 3 बाई 3 के, कुछ कॉलम 9 इंच बाई 9 इंच के। अब मुख्तलिफ कंडीशन आ रही, 9 इंच के कॉलम पर शर्टिंग कुछ और लग रही है। अच्छा फुट बाई फुट कॉलम पर क्यूबिक फुट पे शर्टिंग की क्वांटिटी कुछ और होगी। 2 बाई 2 का कॉलम है, उस पर 1 क्यूबिक फुट की कंक्रीट पर शर्टिंग का जो क्वांटिटी वो कुछ और होगी। तो इसलिए जो है ना, हमने हमेशा बड़े यूनिट को बेस बनाना है, उस पर करेंगे तो हमारा रेट इंशाल्लाह पर CFC जो रेट बनेगा वो सही बनेगा। पहली बात तो ये होगी। उसके बाद आ जाते हैं रेट एंड उसके बाद आ जाते हैं स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो अब उसके बाद मटेरियल के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने स्पेसिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ना। अब जैसे मैं कहता हूँ प्रोवाइडिंग एंड लेइंग रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट यूजिंग वेल ग्रेडेड एंड लोकली अवेलेबल अप्रूव्ड क्रस्ट कोर्स एंड वेल ग्रेडेड फाइन एग्रीगेट कंसिस्टिंग ऑफ लोकली अवेलेबल। अब देखिए यहाँ से दो चीज़ें समझ आएगी। एक तो जो क्रश है या सैंड है वो लोकली अवेलेबल इसने कह दिया है। अच्छा वो कह रहे हैं कि भाई क्लीन एंड अप्रूव्ड सैंड, मतलब जो जिसकी अप्रूवल होगी, कंसल्टेंट अप्रूवल देगा, अच्छी रेत साफ, लेकिन वो जो भी हमें लोकली तौर पर मिल जाएगी, लोकल जो आसानी से मिल जाएगी वो चीज़। अब अगर यहाँ पर वो चीज़ शर्त लगा देता है यार कि आपने क्रश मरगला की इस्तेमाल करनी है या सैंड लार्नसपुर की बात, इसी तरह जो बाकी कंट्रीज़ वाले हैं अगर वहाँ पर भी कोई ख़ास स्टैंडर्ड होंगी, किसी इलाके की रेत को स्टैंडर्ड समझा जाएगा, क्रश को वहाँ पर क्रश को स्टैंडर्ड समझा जाएगा। तो इसी तरह उन मुल्कों में भी यही चीज़ होगी। तो अब क्या है, तो यहाँ पे हमें पता लग गया भाई सीमेंट के अंदर भी, जैसे यहाँ पर इसने शो नहीं किया कि भाई किस कंपनी का, लेकिन अब हमारी चॉइस है या जो भी कंसल्टेंट कहता है ज़्यादा रेट सीमेंट के अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं होता रेट में। अब सैंड में नहीं लिखती लोकल, क्रश लोकल। अच्छा उसके बाद अगली बात कर रहे हैं अप्रूव्ड क्वालिटी एडमिक्सचर बाय फॉस्फरॉक और सीका। ये केमिकल की बात कर रहे हैं, वाटर प्रूफिंग केमिकल। इसका मतलब ये इस मटेरियल में हमारा जैसे सीका केमिकल मैंने लिखती है, वाटर प्रूफिंग केमिकल इसके अंदर आ गया, ये मटेरियल हो गया। उसके बाद अगली बात कर रहे हैं, अच्छा जी, मिनिमम सिलेंड्रिकल क्रशिंग स्ट्रेंथ 3000 PSI एट 28 days विद द मिक्स नॉट लीनर देन 1 to 4। अब यहाँ से पता चल गया कि ये जो एटम है इसके अंदर 1 2 4 की कंक्रीट इस्तेमाल है। तो अब हमारे सामने आ जाएगी कि कंक्रीट की रेशियो 1 2 4 स्ट्रेंथ 3000 PSI है। उसके बाद बात करते हैं अगली, एन ऑफ एनी शेप इंक्लूडिंग फॉर्म वर्क एंड इट्स रिमूवल कंपैक्टिंग लेवलिंग एंड क्यूरिंग ETC। अच्छा अब मिसाल के तौर पे अब यहाँ से मैं ये समझ इंक्लूडिंग फॉर्म वर्क, अब मटेरियल के अंदर ये कह रहा है कि जो शटरिंग होगी वो इस आइटम के अंदर शामिल होगी। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, शटरिंग इसके अंदर भी लिख दी। और ये जो लेवलिंग एंड क्यूरिंग जो ये वाली आइटम होगी ये हमारी लेबर के अंदर कवर हो जाएगी। अच्छा अब आ जाते नीचे। अब मटेरियल स्पेसिफिकेशन से हमें मटेरियल का पता लगे कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा ब्रांड वगैरह ये सारी चीज़ें, किस कंपनी की क्या चीज़, ये सारा हमें स्पेसिफिकेशन से मटेरियल का अंदाजा होगा। अच्छा अब हमने सबसे पहले मटेरियल में दो चीज़ें हमारे सामने होंगी, एक होगा मटेरियल करंट रेट, दूसरा मटेरियल की अप्रोच को भी हमने सामने रखना है। मटेरियल करंट रेट सीमेंट का उस वक्त जो मार्केट में रेट चल रहा है, सैंड का, क्रश का, इसी तरह केमिकल के जो रेट चल रहे हैं, शर्टिंग का उस वक्त मार्केट के अंदर जो रेट चल रहे हैं, वो सारे रेट लेकर हमने उसके रेट के अंदर वो भरने होंगे और क्वांटिटी में जो क्वांटिटी हमारी इस्तेमाल होगी यूनिट, जिस यूनिट के ऊपर हम रेट एनालिसिस कर रहे हैं, ये पहली चीज़। उसके बाद बात करते हैं जी मटेरियल अप्रोच की। अब उसमें क्या है, मटेरियल अप्रोच में साइड लोकेशन मैटर करती है कि साइड की कंडीशन क्या है, साइड को सामने रख कर हम जो है ना मटेरियल का रेट एनालिसिस कर सकेंगे। अच्छा मैं आता हूँ आपके सामने
एक इमेज आपके सामने। अब देखिए ये एक जगह पे काम लगा हुआ है और ये साथ ही बिल्डिंग बन रही है और साथ ही मशीनरी वगैरह लगी है। अब जो यहाँ पे कंक्रीट तैयार होगी, इस जगह पे कंक्रीट तैयार होकर यहीं पे पास ही पोर हो रही है, ठीक है, स्लैब है या जो भी है, लिफ्ट लगी है या फिर कॉलमों में बीमों में जो भी है। अब देखें यहाँ पर जो, अच्छा उसके बाद मटेरियल अप्रोच की बात करते हैं। हो सकता है यहाँ पर मटेरियल हमारा जो है वो रोड बिल्कुल साथ ही हो और मटेरियल हमें मौके पर डंपर वगैरह हमारे आ सकते हैं, हर गाड़ी का आना जाना आसान है तो यहाँ पर मटेरियल पहुँच सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, अच्छा एक और मटेरियल अप्रोच की आपके सामने मैं इमेज शेयर करता हूँ। ये देखें, अब मिसाल के तौर पे ये एक मैंने सेटेलाइट व्यू का एक इमेज लिया आपके सामने। ये एक इलाका है, कंजस्टेड एरिया है। अब ये जो मैंने आपको हाईलाइट किया, यहाँ पर हमारा एक बिल्डिंग बननी है, बड़ी प्लाजा बनना है, ठीक है। अच्छा अब देखें ये 7 छोटे छोटे घरें, तंग गलियाँ, अब ये सिर्फ रोड है। अब मिसाल के तौर पे हम जो क्रश मंगवा रहे हैं, सैंड मंगवा रहे हैं, वो हमारे डंपर आकर यहाँ तक तो आ सकता है डंपर, ठीक है। अब यहाँ से अंदर गलियों में जाना और यहाँ पर मटेरियल डंप करना, यहाँ पर काम हमारा होगा, तो अब देखें यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इस जगह पर मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर वो डंप करता है तो यहाँ से यहाँ तक मटेरियल पहुँचाना चाहे तो वो छोटी गाड़ियाँ इस्तेमाल हों, अच्छा मैनुअल लेबर के साथ हो, रेडियो के साथ हो। अब ये सारी, अब ये हमारे सामने चीज़ होगी तो होगा क्या, अगर हमें क्रश पड़ रही है, अब क्रश हमें पड़ रही है, सेंट पड़ रही है, सीमेंट हमें पड़ रहा है जी 1050 का, रेत पड़ रही है 50 की, क्रश पड़ रही है मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी 60-65 की क्रश पड़ रही है। अब जब ये वाली सिचुएशन होगी, इस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पर वो क्रश अगर हमें 55 पड़ी, अब यहाँ से क्रश को यहाँ तक ले जाने में फिर से हमें से लेबर लगानी पड़ेगी या छोटी गाड़ियों की शिफ्ट करनी पड़ेगी, तो उस वक्त जो उसके ऊपर कास्ट आएगी तो ऑटोमेटिकली आपका क्रश का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेंट का रेट बढ़ जाएगा। सीमेंट यहाँ से अगर वो यहाँ पर करता है, अब गाड़ी तो अंदर जा नहीं रही बड़ी गाड़ी, अब क्या होगा, यहाँ से चाहे तो छोटी गाड़ी में लेके जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी सीमेंट का जो पर बैग रेट है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। अब ये चीज़ हमारा, अच्छा उसके साथ ही मैंने एक और इमेज शो की है आपके सामने। अब ये एक हिली एरिया है, यानी पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर काम हो रहा है। अब देखें पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि रोड जो होती है वो कई दफ़ा ऐसा होता है साइड तक तो पहुँचती नहीं है, तो वहाँ कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, वहाँ पर डंकी कैरेज तक बात चली जाती है, यानी कि बाद जीपों पे सामान लेके जाते हैं, जीप वगैरह जो होती हैं, और नहीं तो फिर वहाँ पर ये जो गद्दे वगैरह होते हैं इनके ऊपर भी कई ऐसी साइट्स हैं जो हमने काम किए वहाँ पर, उनके जरिए मटेरियल लेके जाए। अब इसका मतलब क्या, अच्छा अब सिचुएशन क्या है कि अगर हमारी क्रश है 70 रुपया, तो मैंने कई ऐसी साइटों पर काम किया है, करवाया कि जहाँ पर हमारी क्रश जो है 120-130 रुपये तक चलेगी। जो क्रश हमें 60-65-70 की मिल रही थी, वो क्रश वो हमारी जो 120 रुपये पर CFT तक चलेगी। तो इसलिए हमारे सामने ये चीज़ साइंस ज़रूरी है कि साइट की कंडीशन का हमें पता हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये 2 चीज़ें हमें क्लियर होगी। एक तो हमने देखना है मटेरियल के करंट रेट, उसके बाद मटेरियल की अप्रोच को देखना है कि साइड लोकेशन को सामने रखते हुए मटेरियल की अप्रोच को लाजमी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो हमें सही पता लगेगा भाई सीमेंट हमें पर बैग कितना पड़ रहा है, सेंट पर CFT हमें साइट पर पहुंच कर कितने में पड़ रही है, क्रश हमें एक CFT का रेट हमें मौके पर यानी पहुंच कर कितने की पड़ रही है, और बाकी चीज़ इसी तरह शटिंग की भी यही चीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मटेरियल का इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं इक्विपमेंट की। अच्छा यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ, फ्रीज पेन कर लेता हूँ ताकि हमारे सामने स्पेसिफिकेशन हमारे सामने रहे। अब बात करते हैं जी इक्विपमेंट की। इक्विपमेंट क्या है, इसमें टाइप ऑफ मशीनरी, जैसे मिक्सर मशीन है, ट्रांजिट मिक्सर है, ट्रैक्टर है, लिफ्ट इस्तेमाल हो रही है, टावर क्रेन है, कंक्रीट पंप है, क्या चीज़ है, डिपेंड ऑन साइट कंडीशन। और उसके बाद बात करते हैं मशीनरी एक्सपेंसेस की। जो ये 2 चीज़ें होंगी इक्विपमेंट में हमारे सामने, टाइप ऑफ मशीनरी और दोस्तों मशीनरी एक्सपेंसेस, ये 2 चीज़ें हमारे सामने होनी चाहिए। अच्छा अब बात करते हैं कि मशीनरी का तल्लक कैसे कैसे पता चलेगा कौन सी मशीनरी यूज़ हो रही है। अब ये भी सारी साइट की कंडीशन पर है। तो ये आपके सामने मुख्तलिफ जो है वो काम करने के तरीक़ाकार है। अब देखें ये एक साइट है जिसके ऊपर काम ट्रांजिट मिक्सर के साथ हो रहा है। इसके अब ये चाहे तो वो प्लांट से लेके आ रहा हो, चाहे तो बाहर से प्लांट से परचेज़ की कंक्रीट, सिर्फ वो कंक्रीट ला कर वो यहाँ पर आकर इसको पोर कर रहा है। अब ये कंडीशन भी हो सकती है।
अब इस टाइप की भी कंडीशन है कि किसी जगह पर साइड पर काम करने के लिए बड़ा काम है, प्रॉपर तौर पर बैचिंग प्लांट लगाएंगे, फिर वहाँ पे टीम इस्तेमाल हो रही है, ट्रैक्टर वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें हमने खुद देखनी होगी कि भाई इस वक्त हमारा काम करने का तरीकाकार क्या है, कितनी मशीनरी यूज़ हो रही है। यहाँ पर बात करें तो देखें, यहाँ पर अब ये 4-5 मंजिल बिल्डिंग थी, तो यहाँ पर छोटी मिक्सर मशीन इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसके साथ लिफ्ट इस्तेमाल हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये एक पिक्चर आपके सामने शो की है मैंने कि ये किसी जगह पे छोटा काम था या वहाँ पर मशीनरी की अप्रोच नहीं है, जो भी है, तो यहाँ पर मैनुअल मिक्स किया जा रहा है, मैनुअल बनाई जा रही है। तो इस वक्त यहाँ पर इसका काम का तरीकाकार रेट कुछ और होगा, यहाँ पर रेट कुछ और होगा, इस जगह पर रेट का कोई और चक्कर होगा। अब यहाँ पर देखें जी, काम है, बड़ी छत है। अब ज़्यादा ये छोटी मशीनों का काम नहीं है, या ट्रांजिट मिक्सर के लिए इतना छोटा बड़ा काम नहीं हो सकता। अब ये प्रॉपर तौर पर क्या है कि अपना कंक्रीट पंप के ज़रिए ये कंक्रीट हो रही है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने साइड की कंडीशन होगी, तो तब जाकर हमें सही पता लगेगा कि भाई हमारी मशीनरी कितनी पड़नी है और किस हिसाब से रेट हमने कोड करने। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं मशीनरी एक्सपेंसेस की, कि मशीनरी पे जो हमारी मशीनरी लगी उस पर कितना एक्सपेंस आ रहा है। अब ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी। अब देखें, मैं आपको, अब ये हमारी है करीब की साइड, यहाँ पर क्या होगा कि भाई जो साथ ही यहाँ से बना रहा है कंक्रीट, यहाँ पर साथ ही पोर हो रही है, तो इस पर जो खर्चा आएगा वो कुछ और है। अच्छा, एक साइड की बात करते हैं, ये वाली मैंने आपके सामने ये इस तरह की एक साइड पर मैंने काम किया। ये तो मैंने आपके सामने एक फर्जी बनाकर दिखा रहा हूँ आपको। हालांकि मैंने इस तरह की एक साइड पे काम किया, तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों का अंदाजा होगा कि ये चीज़ें कितना ज़्यादा मैटर करती हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये जो ट्राइंगुलर एरिया है, इस जगह पर बैचिंग प्लांट लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये जैसे इसकी इमेज भी आपके सामने आ रही है छोटी सी, और जो साइट है वो हमारी है इस जगह पर। ये आपके सामने जो नज़र आ रही है, ये कोई हाउसिंग स्कीम टाइप वो स्ट्रीट वगैरह बननी है, और यहाँ पर प्लाटिंग वगैरह होनी है, कुछ मकान वगैरह बननी है। इस जगह पे काम हो रहा है, प्लाजा ये एक साइड से काम शुरू हो चुका है। अब देखें, यहाँ पे हमारा बैचिंग प्लांट है, और यहाँ से ये टीम मशीन जो है, ट्रांजिट मिक्सर मशीन जो है, यहाँ से कंक्रीट लेगी और लेकर ये तकरीबन यहाँ पर पहुँच कर इस जगह पे उसने कंक्रीट आकर पोर करनी है। अब देखें, ये साथ मैंने आपके साथ इसके साथ आपकी जो डिस्टेंस है वो भी मेजर कर दी है कि ये तकरीबन 1 किलोमीटर बनता है। अब देखें, यहाँ पर जो कंक्रीट है, अगर इसी जगह पर साइट हो जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ और है, रेट कुछ और होगा। अब इस जगह पर मशीनरी का एक्सपेंस कुछ और हो जाएगा कि ये यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर तक बाकायदा जाकर वो यहाँ पर करेगी, टाइम भी लगेगा, डीजल भी जो है वो उसकी कंजम्पशन होगी, और इसी तरह फिर ड्राइवर का यानी कि प्रॉपर ड्राइवर होगा जो लेके जाएगा, फिर आगे जाकर फिर उसी तरह बाकी लेबर उसको पोर करेगी। तो यहाँ पर जो है वो रेट की सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें, ये कंडीशन हमारे सामने होंगी, तो तब जाकर हम सही रेट एनालिसिस कर सकें। तो उस हिसाब से फिर हमने मशीनरी की एक्सपेंसेस डाले। अच्छा, उसके बाद दो चीज़ें इसमें और आ जाएंगी। हमें ये भी देखना होगा कि रेंटल मशीनरी है या कंपनी की अपनी मशीनरी। अब जैसे मिसाल के तौर पर यही मशीनरी अगर बाहर से किसी से जिन्हें हायर करते हैं, यानी कि कंपनी के पास ये मशीनरी अपनी नहीं है, तो वो बाहर से सर्विसेज लेती है इसकी, तो उस वक्त रेट कुछ और होगा। अपनी है तो इसका मतलब यह है कि मशीनरी तो हमारी अपनी है, सिर्फ उस पर डीजल का आ जाना है, या इसी तरह उसकी जो ऑपरेटिंग का जो बंदा वगैरह होगा जो उसको ऑपरेट कर रहा होगा, उसकी जो हमें कास्ट पड़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने रेट एनालिसिस में होंगी, तो तब जाकर सही रेट एनालिसिस हमारे होंगे। तो ये चीज़ होगी, मटेरियल भी हो गया, इक्विपमेंट की भी बात होगी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों लेबर की। अब लेबर क्या है, प्रोसीजर ऑफ वर्क, एक्टिविटी, लोकेशन और प्रोजेक्ट टाइप। ये तीन चीज़ें हमारी लेबर में हमारे सामने होंगी, तब जाकर हमें सही लेबर का अंदाज़ा होगा। प्रोसीजर ऑफ वर्क क्या है, यही चीज़ जो मैंने आपके सामने शो की थी। ये देखें कि भाई ये काम अब मिसाल के तो यहाँ पर टीएम के साथ हो रहा है, तो अब दूसरे फ्लोर पे, तीसरे फ्लोर पे है, यहाँ पर बैचिंग प्लांट के जरिए हो रहा है, इस जगह पर छोटी मशीन के साथ हो रहा है, यहाँ पर लिफ्ट के साथ चौथी पाँचवीं मंजिल पर काम हो रहा है, इस जगह पर मैनुअल हो रहा है, यहाँ पर कंक्रीट पंप के साथ हो रहा है। अब जब कंक्रीट पंप के साथ हो रहा है, तो वहाँ पर उस वक्त जो है ना, जो ऊपर हमें बंदे चाहिए होंगे, उनका हिसाब कुछ और होगा। ठीक है। जैसे वो फ़ौरन कंक्रीट आ रही है, साथ साथ ये साथ साथ हमारे जो मैसन वगैरह होंगे वो उसको फर्निश करते जाएंगे। यहाँ पर अब मैनुअल में देखेंगे तो ज़्यादा बंदे चाहिए होंगे, पहले इसको मिक्स करेंगे, 2-4 बंदे इसको मिक्स करेंगे, फिर कुछ रेडियो पे आगे लेके जाएंगे, फिर आगे इसी तरह कुछ उसको बेलचे के साथ कुछ सेट फेंकने वाले होंगे, फिर मैसन काम कर होगा, तो मैनुअली आपके हो सकता है लेबर ज़्यादा बढ़ती चली जाए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और चीज़ है, जब उसके बाद मैंने अगली चीज़ आपसे शेयर की थी कि भाई
एक्टिविटी लोकेशन, अब देखें बेसमेंट है, फाउंडेशन है, ग्राउंड फ्लोर है, रूफ है, तो वही चीज़ आ गई है कि अब जैसे यहाँ पर छत है, बड़ी छत है, इसका मतलब यहाँ पर पंप के साथ होगी। ये तो छोटी मंजिल है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन चौथी पांचवी मंजिल है, यहाँ पर लिफ्ट के जरिए हो रही है छोटी मशीन के साथ। इस जगह पे मैनुअल हो रही है, इस यहाँ पर जो है वो मशीन के साथ हो रही है। तो ये एक्टिविटी लोकेशन से मतलब क्या है कि फाउंडेशन में काम हो रहा है, या जैसे अब यहाँ पर फाउंडेशन है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या सिंपल क्या है कि ऊपर से आकर उन्होंने कोई हो सकता है रेडियस डायरेक्ट नीचे आ सकती हो, या कोई ऊपर से परनाला वगैरह लगा कर उसमें कंक्रीट डालकर नीचे जो है वो फाउंडेशन को कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने होंगी तो हमें पता चल जाएगा भाई कि हमारा काम किस है, मैनुअल हो रहा है या मशीन का। एक्टिविटी लोकेशन का भी हमें पता चल जाएगा, बेसमेंट है, फाउंडेशन है, ग्राउंड। अब जो ऊपर जाते जाएंगे लेबर बढ़ती चली जाएगी, नीचे होंगे तो होगी। जब फाउंडेशन में करेंगे तो करना आसान है, अगर बेसमेंट में करेंगे तो इसका मतलब डेप्थ में जा रहे हैं तो वहाँ पर लेबर चेंज होने शुरू हो जाएगी। तो ये एक्टिविटी लोकेशन का भी सामने हो, प्रोसीजर वर्क भी हमारे सामने, और प्रोजेक्ट टाइप। अब स्मॉल प्रोजेक्ट है या मेगा प्रोजेक्ट है। देखें दोस्तों, जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं तो अब मतलब छोटा छोटा काम है, जैसे मैंने आपके सामने एक इमेज आपसे ये शेयर, अब ये छोटा सा काम है, अब है इतना सा काम। इसका मतलब है जो बंदा शटरिंग लेके आएगा तो अब ये नहीं कि वो उसको कहेगा जी पर सेफ्टी हम आपको 30 रुपये लगाएंगे। अगर 30 रुपये लगाएगा तो मिसाल की तो मैं कहता हूँ जी 200 CFT बनती है, तो अब 200 मल्टीप्लाई बाई करें ना 30, कितना बनता है? 200 मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये बनता है जी 6,000 रुपये। अब वो पता नहीं किस जगह से शर्टिंग लाएगा, गाड़ी भी शर्टिंग भी लाएगा, इसको लगाएगा, फिर इसको 2-3 बंदे काम करेंगे। अब 6,000 में वो नहीं करेगा, छोटा काम होगा तो लेबर बढ़ जाएगी, वो पर सेफ्टी लेबर बढ़ जाएगी। जबकि जो काम होगी बड़े काम, जैसे बड़ी चाल होगी, जैसे हम कहते हैं जी इस तरह की जो बड़ी चाल है, अब ये देखें हाई राइज बिल्डिंग है तो बड़ी चाल है। अब कंट्रेक्टर पता जी एकदम मैंने शर्टिंग डालनी है और फिर खुला काम है, तो वो क्या करेगा, पर सेफ्टी रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। बड़ा काम होगा लेबर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, और छोटे छोटे काम होंगे तो लेबर बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें हमारे सामने होंगी तो हम रेट एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीन चीज़ें, मटेरियल, इक्विपमेंट और लेबर, ये तीन चीज़ें उम्मीद है कि हमें क्लियर होगी। अच्छा ये क्या चीज़ें हैं, इनको कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट इक्विपमेंट या मशीनरी, डायरेक्ट लेबर। अब यहाँ पर इसकी टोटल जो कॉस्ट हो उसको हम यहाँ पर जैसे हमने कर दी थी, जितनी भी चीज़ें होंगी यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब टोटल, जिसमें हमें पता लग गया कि हमारी जो है वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट इक्विपमेंट पे जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी। अच्छा उसके बाद बात करते हैं, अब जैसे ये चीज़ें आप खुद का ट्रांसपोर्टेशन है, अगर कोई और या आप उसके अंदर कोई परसेंटेज डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्जेस में भी हमारी अगर हमारी अपनी मशीनरी यूज़ हो रही है, अपनी इलेक्ट्रिकल यानी कि बिजली वगैरह वो हमारी अपनी है काम के दौरान, तो उसकी भी हम जो है वो कर सकते हैं। या इलेक्ट्रिक बिल पे कर रहे हैं जिसका मतलब कुछ परसेंटेज वो डाल सकते हैं। बोरिंग वगैरह हमारे अपने खाते में थी, हमने बोरिंग करवाई, पानी का सिस्टम किया, क्लाइंट की तरफ से हमें पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था तो वाटर चार्जेस की भी कुछ परसेंटेज डाल सकते हैं। मतलब ये चीज़ें हम कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ आपके साथ छीना वो ओवर हेड्स। अब देखते हैं जी ओवर हेड्स क्या चीज़ होती है। तो ओवर हेड्स क्या है, देखिए ये हमारे पास था डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट इक्विपमेंट और डायरेक्ट लेबर यानी मैन पावर। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी जो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मटीरियल यूज़ हो रहा है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा होता। अच्छा उस आइटम के अंदर उसको कोई नज़र नहीं आ रहा होता। इक्विपमेंट डायरेक्ट मशीनरी तो यूज़ हो रही होती है, वो हमें पता होती है भाई कंक्रीट हो रही है, जी मशीनरी यूज़ हो रही है, टीएम यूज़ हो रही है, मिक्सर मशीन यूज़ हो रही है, रेडियम वगैरह यूज़ हो रही है, ये सारी चीज़ें। लेकिन हमारी जो इनडायरेक्ट जो मशीनरी है वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। ऐसे लेबर डायरेक्ट तो हमें पता है कि वो सामने नज़र है, लेबर काम कर रहे हैं, मैसन काम कर रहे हैं उस आइटम के अंदर, लेकिन इनडायरेक्ट जो लेबर होती है वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो वो क्या चीज़ है। अब दोस्तों देखो, अब ये मटेरियल है, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल। अब बहुत सारी चीज़ें हम साइट के ऊपर हैं। अब जैसे हमारा कैंप बनाना पड़ जाता है, यानी कि जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे लेबर के लिए पूरे यानी कि अकोमोडेशन का इंतजाम करना पड़ता है। अब वो मटेरियल गो के आइटम में ना दे, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। अब ज़रा मतलब कंपनी वो अपने खर्चे पे कर रही होती है, ठीक है। उसी तरह जो उसके बाद हम बात करें इक्विपमेंट की, इसी तरह मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। अच्छा मुख्तलिफ गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं जो स्टाफ को लेके आ रही हैं, जा रही हैं, ठीक है, इंजीनियर को साइटों पे लेके जा रही हैं, फिर उनको ले आ रही हैं, सब स्टाफ के लिए इंतजाम करना और चीज़ें। अच्छा फिर ऐसे ही ऑफिस के अंदर बात कर लें, बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, प्रिंटर यूज़ हो रहे हैं, फुट स्टेट की मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं। उसके बाद लेबर की बात करें तो अब देखें एक है लेबर, एक लेबर को जो के ऊपर जो सुपरविजन कर रहे हैं, साइट इंजीनियर हो गए हैं, क्वांटिटी सर्वेयर हो गए हैं, अच्छा ऐसे जो है ना स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो गए हैं,
फिर ऑटो कैड ऑपरेटर वगैरह हो गई, ये सारे स्टाफ का, फिर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, यानी अब सारे स्टाफ की जो सैलरी है ज़ाहिर बात है वो सैलरी भी हमने इस आइटम के अंदर से निकालनी होगी, हर आइटम के ऊपर उसका कुछ हिस्सा होगा। ऐसा तो नहीं होगा अभी जो कंट्रैक्टर है या ओनर है कंपनी का वो अपने जेब से ही सारे खर्चे पूरे करता, वो उसको तो फिर लॉस होगा। तो ये जो हमारी इनडायरेक्ट जो लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट जो मशीनरी वगैरह जो जितनी भी यूज़ हो रही है वो सब कहलाते हैं ओवरहेड। तो हम क्या करते हैं, जब हमारा डायरेक्ट मटेरियल लेबर सारी चीज़ें हमारी निकल आती हैं तो उसके ऊपर हम कुछ परसेंटेज डाल देते हैं जो कि जिससे हमारे ओवरहेड्स भी उसके अंदर कवर हो जाएंगे। अब जैसे अमूमन जो है वही होता है 10% ओवरहेड डाले जाते हैं, कभी कभी 12%। ये मुख्तलिफ जगहों पर काम करने का तरीक़ाकार होता है, या फिर ऐसा भी होता है कि कंपनी का जो मालिक होगा, कंट्रैक्टर जो ओनर होगा, वो कहेगा नहीं जी, काम की सिचुएशन के सामने वो कहेगा जी इस जगह हमारे ओवरहेड 12-15% होनी चाहिए, किसी का वो कहेगा जी 8% कर दो। वो मुख्तलिफ सिचुएशन होती है, जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं वो चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं, उसके हिसाब से हम जो है वो चीज़ों को सेटल कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा जब ओवरहेड्स होंगे तो ये सारी चीज़ें डालकर जो टोटल होगी, अब इसमें क्या होगा, ये वाली अमाउंट जो हमारी इक्विपमेंट, लेबर और इसी तरह जो मटेरियल, ये तीनों की यहाँ पर आ गई, फिर उसके ऊपर ओवरहेड प्लस ये मटेरियल, इक्विपमेंट और लेबर की जो अमाउंट है ये दोनों ऐड हो जाएंगी। उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाएगी दोस्तों, प्रॉफिट। अब जो ओनर होगा, जो कंट्रैक्टर, जो कंपनी का मालिक हो, वो क्या करेगा, वो ओवरहेड्स के ऊपर भी प्रॉफिट कमाएगा, और यानी कि वो इस टोटल के ओवरहेड्स प्लस जो हमारी डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और इक्विपमेंट यूज की अमाउंट होगी उसके ऊपर भी वो प्रॉफिट लगाएगा। ठीक है, तो ये 10% भी कह सकता है, वो अपने हिसाब से 8 भी कह सकता है, 12 भी कह सकता है, प्रोजेक्ट की नहीं। बाकी जगह ऐसा भी होता है काम बहुत छोटे होते हैं तो वहाँ पे जो है ओनर कहता है कि इसको 20% प्रॉफिट डालो कि इस जगह ये काम हमें इससे नीचे वारा नहीं खाता। तो मुख्तलिफ कंडीशन होती है। जब ये चीज़ प्रॉफिट के साथ ये चीज़ आ जाएगी, जैसे मैं कहता हूँ जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, हमारे पास ये सारा पड़ा जी 50,000 रुपया। ठीक है, तो अब क्या था, ये सारा जितनी चीज़ें हमारे 50,000 में कहता हूँ, तो अब इसके ओवरहेड्स के ऊपर 50,000 के ऊपर 5,000 ओवरहेड आ गया, फिर 5,000 55,000 ये हो गया। ठीक है, फिर जब प्रॉफिट पड़ी तो 5,500 की प्रॉफिट पड़ गई। अब टोटल अमाउंट होगी 60,500। ठीक है, अब इसके ऊपर जिस इदारे के साथ काम करें वहाँ पर मुख्तलिफ होते हैं, कोई 7.5% टैक्स है। ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं उसके अंदर ये चीज़ें सारी मेंशन होती है, कितना टैक्स आपके ऊपर इसके ऊपर अप्लाई होगा, ऐसे विद ऑलरेडी टैक्स होगी, बाद में 4.5%, इससे मुख्तलिफ टैक्स होते हैं। अब वो टैक्स उसके हिसाब से जब टैक्स डाल देंगे तो अब नीचे जो टोटल कास्ट आएगी वो पर 100 CFT कास्ट आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आई है 65,037 रुपये। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, अब इस कास्ट को पर CFT करेंगे। ठीक है, तो क्या था, हम 100 पे हमने 100 CFT पे किया था एनालिसिस, तो डिवाइडेड पे 100 कर देंगे। ठीक है, ये मैंने जैसे यहाँ पर किया हुआ है, डिवाइडेड पे 100 किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास पर एक CFT जो रेट निकला वो 650 एरिया 38 पे निकला। तो उम्मीद है दोस्तों कि रेट एनालिसिस के मतलब जो जितने कोई कंसेप्ट थे, जितना मैं पूरी कोशिश किया कि अच्छी तरह से समझाने की, उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह आगे जितने एनालिसिस आते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी इंशाल्लाह उनमें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इसमें बात अब बंदा घबरा जाता है कि भाई इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे करूँगा, खास करके क्योंकि ये मैं जो बात करूँ मैं 14-15 साल की एक्सपीरियंस की बातें आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। लेकिन एक बंदा इनिशियल स्टेज पे है, 2 साल 3 साल हो गए, या अभी रेट एनालिसिस का उसको यानी कि कंसेप्ट है ही नहीं है, तो वो बंदा परेशान हो जाता है। इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हमने करना क्या है कि जिस प्रोजेक्ट पर काम करें, अब देखें हमारे सामने चीज़ें आ गई, हमें पता होना चाहिए कि भाई ये काम हो सकते हैं, किसी जगह पे कोई ऐसा हमसे ब्लंडर ना हो जाए कि भाई कंपनी जो है वो लॉस में ना चली जाए। ठीक है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें पता हैं, ऐसा ना हो कि किसी ऐसी जगह पे कोई इस तरह के रेट हम कर दें बगैर सोचे समझे, किसी की रहनुमाई लिए बगैर हम कर दें तो नुकसान हो जाए। अब चीज़ें हमारे सामने आ गई, अब जिस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के अंदर है, तो हमने उस पर क्या करना, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर लगे हमने टोटली उसके ऊपर फोकस करना है बस। ठीक है, उसके उस पर ये सारी चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई करते रहें, क्या क्या चीज़ें, फिर करते करते जो जो हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के अंदर जाते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जितनी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।